कलावती और रानी जेठानी देवरानी थी। कलावती रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको कोसती रहती थी। रानी, अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? यहाँ पेट में मेरे चूहे दौड़ रहे हैं और तू है कि अभी तक आराम फरमा रही है। बस बनने ही वाला है दीदी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। दाल नहीं हुई थी, एक सीटी लगनी बाकी है। जब तुझे पता है कि खाना बनाने में इतना वक्त लगता है तो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती है? तेरी एक तो नींद है जो खत्म ही नहीं होती, आलसी कहीं की। दीदी, आज थोड़ा सिर में दर्द था जिसकी वजह से आंख नहीं खुली। कल से जल्दी उठ जाऊंगी। थोड़ी देर में रानी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और तभी उसकी बेटी कोमल भागी भागी आती है। आज क्या बना है? बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ, इसको दे दो खाना। इसको तो जैसी बड़ी कमाई करनी है। रत्ती भर की लड़की है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दानव है, दानव। पूरे दिन खाने को चाहिए। इतना तो मैं भी नहीं खाती जितना ये खा जाती है। जाने दो ना दीदी, बच्ची है, खेलते खेलते भूख लग जाती है। पहले मैं खाऊंगी, जो बचेगा वो कोमल खा लेगी। कोमल और रानी दोनों कलावती के खाने का इंतजार करते रहते हैं। जब वो खाकर उठ जाती है तब जो बचा हुआ खाना होता है वो रानी को दे देती है। कोमल बुरे मन से वो खाना पेट भरने की वजह से खा लेती है, पर कलावती को तब भी चैन नहीं आता। ये दोनों माँ बेटी तो मेरी छाती पर मूंग ही दलती रहेंगी। इनकी वजह से तो ना मैं कुछ खा सकती और ना ही अच्छा पहन सकती, क्योंकि इनकी नजर तो सदैव मेरे ऊपर ही रहती है। इनका तो कुछ करना ही होगा। कलावती अपना सोने का हार रानी के कमरे में छुपा देती है और सुबह सुबह विलाप करना शुरू कर देती है। हाय रे, मेरा सोने का हार मेरी माँ ने दिया था जब ब्याह करके आई थी, तो माँ ने अपनी निशानी के तौर पर मुझे दे दिया था। इतना भारी सोने का हार था, न जाने किसकी नजर पड़ गई मेरे सोने के हार पर। क्या हुआ दीदी, सोने का हार कहाँ चला गया? जाने के लिए उसके क्या पैर होंगे, उसको तो किसी ने चुरा लिया है। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मैंने पूरे घर को देख लिया है रानी, पर मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। अब तो सिर्फ तेरा कमरा रह गया है। क्या पता तूने ही मेरा हार चुरा लिया हो। नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मुझे अपने कमरे की तलाशी लेने दे। ठीक है दीदी, आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हो, पर मैंने आपका हार नहीं लिया। कलावती रानी के कमरे की तलाशी लेने की एक्टिंग करती है और जहाँ पर उसने हार छिपाया था वहाँ से निकाल लेती है और उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। अच्छा, तो अब तेरी नजर मेरे गहनों पर भी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तेरा यहाँ पर रहना सही नहीं रहेगा। निकल जाओ माँ बेटी मेरे घर से। रानी कलावती के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, उससे विनती करती है, पर कलावती उसकी एक नहीं सुनती और उसको अपने घर से निकाल देती है। अब कलावती बहुत खुश होती है। चलो, इन दोनों से पीछा तो छूटा। अब मैं पूरे घर में सच में रानी बनकर रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रानी और कोमल परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। उनके हाथ में बस एक थैला था जो कोमल ने ले रखा था। कोमल, मेरी बच्ची, तू यहीं पर रुक, मैं कहीं पर रहने का इंतजाम देख कर आती हूँ। तू कहीं पर मत जाना, जेठानी जी ने तो मुझे घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब कहीं और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तू चलते चलते थक जाएगी, इसलिए यहीं सड़क के किनारे बैठ जा। कोमल वही सड़क के किनारे बैठी हुई अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक अंधी औरत दिखी जो सड़क पार करना चाहती थी, पर सबसे कह रही थी कि मुझे सड़क पार करा दो, पर कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। कोमल को उस पर दया आ गई और उसके पास जाकर बोली, आओ माँ जी, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, पर यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे सड़क के उस ओर जाना है, वहाँ मेरा घर है। ठीक है माँ जी, आपको सड़क पार कराकर मैं घर छोड़ाती हूँ। कोमल उस औरत को जैसे ही वो सड़क पार कराती है, तभी उसकी माँ उसको आवाज देती है। वो माँ से कहती है, आ रही हूँ, अभी बस इनको घर छोड़ाओ। नहीं नहीं बेटा,
तूने मेरी इतनी मदद कर दी, यही मेरे लिए काफी है। अब मैं अपने घर आराम से पहुंच जाऊंगी। तुझे तेरी माँ बुला रही है, तो जल्दी से वहाँ चली जा। कोमल उसको वहीं पर छोड़कर माँ के पास जाती है। रानी उससे थैला मांगती है तो उसको थैले में कुछ रखे होने का एहसास होता है। इस थैले को क्या हो गया? ये भारी क्यों हो रहा है? इसमें कुछ रखा था क्या कोमल तुमने? नहीं माँ, मैं तो बस इसको लेकर उस औरत को सड़क पार कराने गई थी। एक बार आप देख लीजिए ना, आखिर इसमें ऐसा क्या है? अरे, इसमें तो एक पर्स रखा हुआ है। मैं तो कोई पर्स साथ में लेकर चली नहीं थी। रानी उस पर्स को खोलकर देखती है तो उसमें 2000 के नोट रखे हुए हैं। वो उन्हें देखकर दंग रह जाती है। कोमल उसको सारी बात बता देती है। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि कहीं ये उस अंधी औरत का तो पर्स नहीं। वो दोनों उस औरत को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उस औरत का पता नहीं चल पाता। वो जितनी बार भी पर्स खोलती, उतनी बार उसको 2000 के नोट मिलते हैं। अरे कोमल, ये तो जादुई लेडीज पर्स लग रहा है। इससे तो जितने भी पैसे खर्च करो कम नहीं होते। शायद ये जादुई लेडीज पर्स वो अंधी औरत गलती से मेरे थैले में डाल गई होगी। पर बेटा, हमने उसको हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिल रही, ना ही उसका किसी को पता है। मुझे लगता है ये जादुई लेडीज पर्स तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने उसकी मदद की, उसने बदले में तुम्हें ये जादुई लेडीज पर्स दे दिया। फिर तो माँ हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ बेटा, पर हमें इन पैसों का लालच नहीं करना चाहिए। हमें बस अपनी जरूरत के लिए ही इन पैसों को निकालना चाहिए। बाकी पैसों को हमें जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कभी खत्म न होने वाले पैसे हैं। रानी उस जादुई लेडीज पर्स के पैसों से सबकी मदद करती है। एक गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। खेती से जो कमाई होती वह उन पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। सर्दियों का मौसम था। लगता है इस साल भी फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मैंने इसी समय के लिए कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। उन पैसों से ऊन ले आइए, मैं उनके कपड़े बनाकर बेचूंगी। मोहन जंगल के रास्ते शहर जाने के लिए निकलता है। इतने में एक आदमी मोहन से टकरा जाता है। वो आदमी घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मोहन देखता है कि वहाँ एक पोटली पड़ी है। लगता है ये पोटली उसी आदमी की है। अब कहाँ जाऊँ उसको खोजने को? चलो कल इसी टाइम आकर यहाँ दे जाऊंगा। तब जैसे ही अपने जेब में हाथ डालकर पैसे देखता है तो पता चलता है उसकी जेब फट गई है और पैसे कहीं गिर गए हैं। मोहन उदास होकर उस आदमी की पोटली लेकर वहीं से घर वापस चला जाता है। क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। कहाँ है ऊन, मैं देखूं तो? मैं ऊन नहीं लाया क्योंकि पैसे कहीं गिर गए, और ये एक आदमी की पोटली है जो मुझे मिल गई, रास्ते में गिरी हुई। हाय राम, अब क्या होगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे कैसे कर दिया आपने? और इस पोटली में क्या है? आप इसे घर क्यों ले आए? किसी के कंगन हैं, इन्हें कल मैं वापस कर आऊंगा। तभी सीता पोटली खोलकर उनमें से कंगन निकाल लेती है। कंगन तो बहुत सुंदर है, बस थोड़े पुराने हैं। अजी, मैं कंगन पहन लूं? जब आप वापस करने जाएंगे तो उतार दूंगी। चलो ठीक है। अब सो जाओ। अगले दिन सीता जंगल में लकड़ियां काटने जाती है और कुल्हाड़ी से एक बार मोटी डाली पर करती है। वह मोटी डाली बस एक बार में कटकर नीचे गिर जाती है। अरे, ये कैसे हुआ? इतनी मोटी लकड़ी का पट्टा कट कैसे गया? इसे काटने में तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। सीता लकड़ी को इकट्ठा कर उठाकर ले आती है। यह लकड़ी के टुकड़े भारी क्यों नहीं लग रहे? लगता है ये कोई अलग पेड़ था जिसकी लकड़ियाँ बहुत हल्की हैं। सीता लकड़ियों को बेचकर उन पैसों से ऊन लेकर घर लौट आती है। सीता कपड़े बनाना शुरू करती है और फिर कुछ ही मिनटों में सारे कपड़े बनाकर तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है?
इन कपड़ों को बनाने में कई हफ्ते लग जाते थे। एक बार में कैसे सारे उनके कपड़े बन गए। उसी वक्त मोहन कमरे में आता है। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी लकड़ी काट कर आ गई और कपड़े भी बना दिए। पता नहीं, पर लगता है कि ये सब किसी जादू से हुआ है। पहले इतनी मोटी डाली बहुत आसानी से कट गई और मैंने वो डाली जब उठाई तो मुझे भारी भी नहीं लगी, और अब ये कपड़े इतनी जल्दी बन गए। जरूर ये सब जादुई कंगन की वजह से हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जादुई कंगन जिसके भी है, मुझे उसको ये वापस करना है। सीता वो कंगन उतार देती है और मोहन उन कंगन को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। मोहन घर वापस आता है। सीता कंगन को दोबारा पहन लेती है। सीता कपड़े बनाकर बेचती गई और कुछ दिनों में ही एक घर बना लिया। ये देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगती है। अरे ये मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ? चलो छुप कर देखते हैं। उस पड़ोसी ने कंगन का राज जान लिया और उसे चुराने के लिए मोहन के घर में घुस गया। जब मोहन और सीता सो रहे थे, तब वो सीता के पास जाकर उस कंगन को उतारने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही उसने कंगन को छुआ तो बहुत जोर का करंट का झटका लगा। ये कैसे हुआ? मुझे झटका कैसे लगा? चलो कोई नहीं, आज तो मैं ये कंगन चुरा कर रहूंगा। तभी वो दोबारा कंगन हाथ से निकालने लगता है और इसमें कामयाब हो जाता है। कंगन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और जैसे ही कंगन को हाथ में लेकर देखने लगता है, तभी वो कंगन अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और हवा में उड़ते उड़ते अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और उस पड़ोसी के ऊपर आकर गिर पड़ते हैं, और वो कंगन पड़ोसी के गले में जाकर फंस जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफ कर दो मुझे, ये कैसा जादू है? बचाओ, बचाओ मुझे। पड़ोसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं। तभी मोहन और सीता भी आते हैं। पड़ोसी भागते हुए मोहन के पास जाता है और अपने किए पर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे जादुई कंगन चुराने की कोशिश की, जिसके कारण मेरी ये हालत हो गई। सीता कंगन को जैसे ही हाथ लगाती है, वो पड़ोसी के गले से निकलकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो दोनों पड़ोसी को माफ कर देते हैं। लेकिन मोहन के पास जादुई कंगन है, इसका पता सबको लग जाता है। एक पुजारी मोहन के घर आते हैं। कुछ दिन पहले ही मंदिर से माता के गहने चोरी हुए थे। उनमें से ये जादुई कंगन भी एक है। इनमें माता की शक्ति है जो आपके पास है। मोहन और उसकी बीवी माँ के कंगन पंडित को लौटा देते हैं और खुशी खुशी मेहनत कर कमाने लगते हैं। एक हिरपुर नाम का शहर था। उस शहर में चाट की दुकानें तो बहुत थी, लेकिन सोनू की चाट की दुकान की बात ही कुछ और थी। पूरे शहर में सोनू चाट वाला का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उस शहर में ऐसा कोई भी नहीं था जो सोनू चाट वाले के बारे में ना सुना हो। ऐसे ही वो प्रसिद्ध चाट वाला नहीं बना था, उसने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर अब वो इतनी प्रसिद्ध हुआ है। हर रोज उसकी चाट की दुकान पर भीड़ भाड़ ही रहा करती थी। कई लोग तो सिर्फ पापड़ी के दीवाने थे। उन्हें सोनू की पापड़ी बहुत पसंद था। कोई भी नया व्यक्ति आता था तो उसे सोनू चाट वाले के यहाँ चाट खाने को कहा करते थे। सोनू अपने तरक्की से बहुत खुश रहता था। उसका पूरा घर उसके चाट की दुकान के कारण ही चलता था। सोनू के घर में वो और उसके माता पिता रहते थे। एक दिन सोनू के घर उसका ममेरा भाई टुन्नू आया। टुन्नू ने कहा, भाई आप तो पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कल मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूंगा, कहीं मैं भी आपसे कुछ सीख जाऊं। सोनू ने कहा, हाँ क्यों नहीं टुन्नू, चल तू भी दुकान पर चल, मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर अगले दिन टुन्नू सोनू के दुकान पर आ गया। टुन्नू सोनू की मदद कर दिया करता था। कुछ ही दिनों तक लगातार दुकान पर जाने के बाद
टुन्नू ने भी बहुत कुछ सीख लिया था। वो बोला, भैया अब तो मैं भी बहुत कुछ सीख लिया हूँ। आप अपने ही दुकान पर मुझे काम पर रख लीजिए, मैं यहीं काम कर दिया करूँगा। बदले में आप मुझे कुछ पैसे भी दे दीजिएगा। और वैसे भी आपकी तो आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है, तो मुझे काम पर रख लेने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे टुन्नू, कैसी बात करते हो? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे दुकान पर काम करोगे। टुन्नू अब हर रोज सोनू के साथ दुकान पर जाया करता था और मन लगाकर काम किया करता था। एक दिन की बात है, टुन्नू काम करता करता सोनू से बोला, भैया ग्राहक तो बहुत बढ़ जाते हैं, हमें कुछ और टेबल कुर्सी लगा लेनी चाहिए। हाँ टुन्नू, तुम सही कह रहे हो। मैं कल ही कुछ नया टेबल कुर्सी लगवाता हूँ। कल होते ही सोनू ने नए टेबल कुर्सी लगवा लिया। अब सोनू चाट वाले की दुकान पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। देखो टुन्नू, दुकान अब कितना सुंदर लगने लगा है। सोच रहा हूँ और भी महंगे और अच्छे अच्छे चीज अपने दुकान में लगवा देता हूँ। फिर टुन्नू ने कहा, ठीक है भैया, आपको जो अच्छा लगे। सोनू ने यही किया। उसने अपनी दुकान में सभी महंगे चीजें लगवा ली और अपनी दुकान सुंदर बनवा ली। अपने दुकान में इतने बदलाव करने के बाद सोनू के अंदर घमंड आ गया था। सोनू सबको डांटता रहता था। अगर किसी भी सामान को नुकसान पहुंचा जाता था तो सोनू बहुत गुस्सा हो जाता था। एक दिन सोनू के दुकान पर कुछ ग्राहक आए। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने कुर्सी गिरा दी। अरे, दिखता नहीं है क्या? कितनी महंगा चीज है ये। इतनी सुंदर दुकान में आने से पहले अपने बच्चों को समझा कर लाना चाहिए। कहीं भी तोड़फोड़ करते हैं। ग्राहक बहुत गुस्से में आ गए और तुरंत बच्चों के साथ वहां से बिना कुछ खाए ही निकल गए। भैया, आप ग्राहकों को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हो गया? एक ही तो ग्राहक गया है। वैसे भी एक ग्राहक के चले जाने से मेरे दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना, अभी थोड़ी ही देर बाद मेरे दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसे ही करके सोनू का घमंड और बढ़ता चला गया। अब वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया करता था। टुन्नू भी सोनू की हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चला गया और अब ग्राहक भी बहुत कम ही आ रहे थे। पूरे शहर में बातें होने लगी कि सोनू चाट वाला कितना घमंडी व्यक्ति है। उसके दुकान पर कोई नहीं जाएगा। अब शायद ही कोई सोनू की दुकान पर जाया करता था। सोनू अपने घमंड के कारण अपनी इतनी प्रसिद्ध दुकान गवा बैठा। सिर्फ उसकी घमंड के वजह से आज सोनू प्रसिद्ध चाट वाला से घमंडी चाट वाले के नाम से जाना जाने लगा। इससे हमें ये सीख मिलता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है।